गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। पहला देखते हैं कि वृद्धा अवस्था पेंशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया है कि जिनकी भी अब एज जब 60 वर्ष से ऊपर हो जाएगी तो उसके लिए ऑटोमेटेड एक सिस्टम बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे जो विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, इसको मैसेज चला जाएगा जिससे कि जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको दौड़ भाग न करना पड़े, ऑफिस में रेड टेपिज्म का चक्कर न लगाना पड़े या उसके झांसे में ना आना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, फैमिली आईडी पर उपलब्ध होगा विवरण, खुद ही जो है इसका खुद ही जो पात्र बुजुर्ग होंगे उनको पहचान कर लिया जाएगा और समाज कल्याण विभाग उनकी सैलरी का प्रोसेस शुरू कर देगा। इस प्रणाली का नाम है एक परिवार एक पहचान। इस प्रणाली का सिस्टम का नाम है एक परिवार एक पहचान। इसमें होगा क्या, इसका सिस्टम ये है कि जैसे कोई आदमी है, वो मान लो उसका 60 वर्ष पूरा होने वाला है, 3 महीने बचे हैं, जॉब कर रहा है, वो रिटायर होने वाले 90 दिन पहले। तो 90 दिन पहले ही समाज कल्याण वेबसाइट पे एक पॉपअप चला जाएगा, ये इतने लोग हैं, ये इंडिविजुअल व्यक्ति है जो 90 दिन के बाद रिटायर हो रहा है, 60 वर्ष की इनकी सीमा पूरी हो जाएगी, आयु की सीमा। तो इनके जो पेंशन का है प्रोसेस समाज कल्याण विभाग पहले से ही शुरू कर देगा। इसे प्रिवेंटिव बोलते, पहले से ही एक्शन। बहुत ही अच्छी योजना है। वैसे भी हम लोग जो तैयारी करते हैं तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी योजना में बेस्ट कैसे किया जा सकता है, किसी योजना को कैसे इस तरह से बनाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे जो लाभार्थी हैं उनको दौड़ना ना पड़े या उनको सफर न करना पड़े और उस योजना का बेहतर तरीके से उसका लाभ उठा सके। तो यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें 90 दिन पहले सारे पता चल जाएगा। उसके बाद जो मतलब उसमें 2-3 प्रोसेस है कि कैसे कैसे काम होगा, उनका फ़ोन नंबर होगा या डिजिटल माध्यम से उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो चाहे तो मतलब ये भी बताया जा रहा है, इसमें कहा गया है कि ग्राम सेविका के माध्यम से या फिर जो जन सेवा केंद्र है उनको भेज करके उनके घर पे ही उनका ऑथेंटिकेशन कर लिया जाएगा डिजिटल। तो बहुत ही अच्छी योजना है। तो जब भी आप मेंस का ध्यान रखें, जब यह करें, तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि ऐसे सिस्टम का ही सजेशन आपको ऐसे देना है कि सिस्टम जितना ऑटोमेटेड हो जाए उतना अच्छा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ इसी को लेकर के, जो हम लोग गैस ऑनलाइन बुक करते हैं, तो एक समय में वो गोंडा जिले में डीएम थी, महोदया का नाम ना गलत हो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये जो फ़ोन से डायल मतलब फ़ोन से ही फ़ोन नंबर आप डायल कर लिए, आपका गैस बुक हो जाएगा, उन्होंने सिस्टम दिया। ये कितना अच्छा उदाहरण था, एक तरीका का इनिशिएटिव था। ऐसे ही इनिशिएटिव सरकार ले रही है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वृद्धा पेंशन के तहत ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत जो है आपको पढ़ाया, मतलब हम लोग डिस्कस किए थे भी कुछ दिन पहले करंट अफेयर में कि पीएम कुसुम योजना क्या है। किसानों को सोलर पंप पे दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं पहले से भी। एक टारगेट था उत्तर प्रदेश सरकार का जो पूरा नहीं हुआ 2024-25 के लिए। अब जो उस टारगेट पे बचे हुए लोग हैं उनको पीएम कुसुम योजना के तहत 2 हार्स पावर और 7.5 हार्स पावर के जो सोलर पंप दिए जा रहे हैं, 10 हार्स पावर के भी हैं और 7.5 हार्स पावर के भी हैं। तो जो 7.5 का तो डिस्कस कर दिए, इस पे 60% का जो है अनुदान मिलेगा। जो भी किसान होगा यदि वो सोलर पंप खरीदता है, चाहे 2 हार्स पावर का हो, चाहे 7.5 हार्स पावर का हो, चाहे 10 हार्स पावर का हो, उसको 60% का अनुदान दिया जाएगा। दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962, इसमें क्या है, दैनिक दो तीन संशोधन उसको हम देख लेते हैं। पहला है कि दैनिक कार्य, यानी कि डेली जो वर्क का ड्यूरेशन होता है, पहले 8 घंटे था, अब 9 घंटे हो गया है। यानी कि साप्ताहिक कार्य तो रहेगा 48 घंटे ही, लेकिन जो दैनिक कार्य होगा 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। ये सरकार ने दूसरी तरफ से गूगली खेल दी है, अब वो अलग बात है, लेकिन जो बढ़ाया गया आपको समझना पड़ेगा। दूसरा है कि एक दिन में अधिकतम पहले 11 घंटे कर सकते थे, 10 घंटे कर सकते थे, अब 11 घंटे हो सकता है काम। यानी कि किसी व्यक्ति को एक दिन में अगर आप काम करने के लिए बुला रहे हैं तो उसको 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं। समानता आप देखते हैं कि संस्थाओं में लोग 24 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं। तो उसकी अधिकतम सीमा अब 11 घंटे हो गई है। पहले 10 ही घंटे था तो क्या रुक गया था? नहीं रुका था।
ये नियम है, ये पढ़ लीजिए। जब तक सरकार इस पे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं काम करेगी तब तक शोषण नहीं रुकेगा प्राइवेट सेक्टर में। आप सभी लोग कहीं ना कहीं तो आप काम किए होंगे या जान रहे होंगे कितना शोषण है। तो सरकार नियम बना देती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती, इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये अपडेट रखना अपने आप को क्या सुधार हुए हैं। तो जो ओवर टाइम होता था, जैसे किसी व्यक्ति का जो ओवर टाइम का ड्यूरेशन होता था, पहले जो है 125 घंटे थे एक तिमाही के बीच में, यानी कि एक 3 महीने के बीच में कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल 125 घंटे तक ओवर टाइम कर सकता था। अब इस सीमा को और बढ़ा दिया गया है, ये 144 घंटे कर दिया गया है। और जो ओवर टाइम का वेतन होता है वो उसका दोगुना होता है। जो वेतन आप मान लो किसी की सैलरी का 500 रुपए पर डे के हिसाब से आ रहा है, वो सामान्य सैलरी, तो जब वो 144 घंटे एक्स्ट्रा कर लेगा तो वो उसका 500 नहीं है, अब वो पाएगा 1000 रुपए, दोगुना हो जाएगा। तो जो अपना पहले 30 दिन का जो काम करेगा उसका तो 500 के हिसाब से बन जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा करेगा उसका दोगुने के हिसाब से सैलरी में जुड़ जाएगा। ये प्रावधान कह रहा है। फिर इसमें देखते हैं कि दंड का प्रावधान क्या है, कि जो संस्थाएं इन चीजों को नहीं फॉलो करेंगी, पेपर में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था कि 10,000 रुपए किस पे होगा दंड और 2,000 रुपए किस पे होगा। ये जब और क्लियर होगा तो हम आपको करा देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपए और 2,000 रुपए का दंड इसमें प्रावधान हो गया है, इतना ध्यान रखिएगा। जब अभी कुछ क्लियर होगा तो हम करा देंगे। फिर दूसरा इसमें एक और सुधार किया गया कि दुकानों पर बैठने के लिए सुविधा, विशेषकर स्पेशली इन वुमेन सेंस, या जो फीमेल सेंस में कह सकते हैं। कैसे, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन स्पेशली कहा गया इनके लिए। कहा यह गया है कि हर आधे घंटे पर 2 से 5 मिनट का ब्रेक हो सकता है, या वो 2 से 5 मिनट के लिए आराम कर सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केरल और तमिलनाडु में ये चीजें चल रही हैं ऑलरेडी, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप भी जानते होंगे, अगर कोई रिटेल में काम किया है, रिटेल सेक्टर में क्या होता है कि आपको बैठना अलाउ नहीं है। आप सोचकर हैरान रहेंगे कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लोग खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं, उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, इवन प्रॉब्लम रहता है, बुखार आया था लोगों को खड़े खड़े। तो अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करा ले तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 12-12 घंटे अगर किसी व्यक्ति को कहिए खड़ा तो वो जानवर हो जाता है, मतलब जानवर जैसा हम किसी के साथ बिहेव करते हैं। और रिटेल में तो बहुत बुरा हाल है, मतलब कहने की बात नहीं, जानवर जैसा ही बिहेव होता है। कोई भी 8 घंटे की ड्यूटी ही नहीं रिटेल में है, जो भी लोग कर रहे हो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे ये ड्यूटी चल रहा है। तो कम से कम बैठने की सुविधा तो दी जाए कि जानवर जैसा बिहेव ना हो, इंसान जैसा बिहेव, बहुत जरूरी चीज है। सरकार को इन सभी चीजों को अगर स्ट्रांगली, मजबूती से पालन कर देना, तो अभी जो गवर्नमेंट जॉब की डिमांड इतनी नहीं रहेगी। बट क्या है कि सरकार नियम बना देती है ना, फॉलो नहीं करवा पाती है, क्योंकि प्रेशर होता है कि जितने अब संस्थाएं हैं प्राइवेट, वो दबाव डालोगे तो कहेंगे हमारे लिए कंफर्टेबल जोन नहीं काम करने के लिए, वो शोषण कर रहे, वो कंफर्टेबल है उनके लिए, लेकिन वो चीजें नहीं होती हैं। खैर ये सब बात की बातें हैं, लेकिन सरकार इसको इम्प्लीमेंट करा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। कहा गया इसके दायरे में क्लिनिक भी आएंगे, प्रसूति गृह, यानी कि जहाँ पे प्रसूति गृह बोले तो जो डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी होता है वुमेन्स का, वो भी आएंगे। आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्चर जो संस्थाएं हैं, जैसे मान लो जो ये डिजाइन करते हैं आपका घर कैसे बनेगा, वो सारी चीजें कैसे होंगी, सलाहकार, कर सलाहकार, टैक्स जो भी सजेशन देते हैं, तो ये भी ऐसे प्रतिष्ठान भी इसके अंडर में आएंगे। महिलाओं के लिए रात्रिपाली नाइट शिफ्ट में 7 से, देखो एकदम क्लियर जान लीजिए कि अगर किसी महिला को रात्रिपाली में कोई संस्था ड्यूटी लगा रही है तो 7 PM यानी कि शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का ही वो लगा सकती है, यही टाइम डिसाइड किया गया है सरकार की तरफ से। आप भी याद रखिए, अगर फैक्ट पे भी आ जाए तो शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का ही ड्यूटी लगा सकती हैं संस्थाएं, अगर वुमेन या कोई लड़की काम कर रही है तो नाइट शिफ्ट में। और इसमें एक है कि इसमें एक स्टार मेकिंग है कि ये नियम उन्हीं संस्थाओं पर अप्लाई होंगे जिनके यहाँ 20 या उससे अधिक जो कार्य करने वाले लोग हों। यानी कि अगर किसी संस्था में 19 लोग कार्य कर रहे हैं तो इस पर लागू नहीं होगा। यदि 20 है या 20 से ऊपर है तो इनके ऊपर ये सारी चीजें, नियम या शर्तें बाध्यकारी हैं, लागू होंगी। चौथा देख लेते हैं, जीआई टैग को लेकर के है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं इसको,
भौगोलिक सूचकांक बोलते हैं, यानी किसी स्पेशल ज्योग्राफी में कोई चीज स्पेशल है तो उस ज्योग्राफी के लोगों को उसका एक राइट दिया जाता है कि आप इसको क्वालिटी बनाए रखें, इसका उत्पादन करें। इस नाम से कोई दूसरा उत्पाद नहीं बना सकता है। ये एक तरीके के जहाँ पे हस्तशिल्प के लोग हैं, जो छोटे कामगार काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, कार्य करते हैं, या जो उद्योग चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, उनको ये संरक्षित करता है जीआई टैग का जो सिस्टम है। तो इसमें अभी क्या हुआ है, जो ब्रज का क्षेत्र है यहाँ पे ठाकुर जी की जो पोशाक बनते हैं, ठाकुर जी के पोशाक मतलब कपड़ा पहनावा जो बनता है ठाकुर जी का, इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ के? ब्रज में ठाकुर जी के पोशाक को जीआई टैग मिला है। इससे पहले पेड़े में और सांझी कला में ऑलरेडी ब्रज को ये जीआई टैग मिल चुके हैं, यानी ये ब्रज का तीसरा जीआई टैग है। पहला पेड़े पे था, दूसरा साझी विरासत पे था, और तीसरा अब हो गया है कि ठाकुर जी के पोशाक यानी ठाकुर जी के पहनावे को लेकर के ब्रज को जीआई टैग मिल गया है। इसको दिलवाने में सहयोग रहा है जीआई मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर कभी पूछे जीआई मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत को कहते हैं। क्या नाम है इनका? पद्मश्री अवार्डेड है, डॉक्टर रजनीकांत को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लगभग जो है उत्तर भारत के 20 राज्यों के 59 वस्तुओं को और 201 उत्पादों को, यानी 59 गुड्स एंड 201 मोर देन 201 प्रोडक्ट्स को इन्होंने जीआई टैग दिलाने में सहायता की है या जीआई टैग दिलवाया है। भौगोलिक, अब ये देखते हैं हम लोग कि जो ये जीआई टैग है कौन देता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री डिपार्टमेंट देता है। ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इंग्लिश में देख लेते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आता है जो जीआई टैग देता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो जीआई टैग का सिस्टम कैसे बना। तो इसको बोलते हैं जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ये बनाया गया सिस्टम कि जीआई टैग दिया जाएगा। और ये अप्लाई 2003 से हुआ, यानी कि शुरू हुआ 2003 से, और 2004 में और 5 में जो दार्जिलिंग की चाय है उसको पहली बार जो है जीआई टैग दिया गया। 2004 और 5 में दार्जिलिंग टी को पहली बार जो है जीआई टैग दिया गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स है, फिर ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ये बनाया गया। 2003 से ये लागू हुआ और 2004 में 4-5 में पहली बार दार्जिलिंग टी को ये जीआई टैग दिया गया। मैं आपसे पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, मैं उतना ही किसी भी चीज का स्टैटिक कराऊंगा किसी भी करंट अफेयर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब सारे दार्जिलिंग में सारे जीआई टैग नहीं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन इससे जुड़ा लगता है कि कॉमन सेंस कहता है कि पहला जान लो कम से कम। जो मतलब आप पढ़ते समय जब आप न्यूज पढ़ेंगे जो आपको लगता है कि ये पढ़ते समय लगा नहीं यार ये तो मुझे जानना चाहिए, यानी कि जीआई टैग कौन दे रहा है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, किस एक्ट के तहत दिया जाता है, ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, उसका डाउट हम स्टैटिक में क्लियर कर देंगे, बजाय इसके कि सारा स्टैटिक पढ़ा दूं। पढ़ाने को तो भी क्वेश्चन बनाऊं तो इसी को 1 घंटे में बना दूं, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन बनाओ, कराते चले जाओ और जोड़ते हुए एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन जो मेन चीज रहेगा वो आप भूल जाओगे फिर। तो कामिनी कौशल एक अभिनेत्री नहीं है जिनका अभी मृत्यु हो गया, 98 ईयर्स की थी ये, इतना ही जान लीजिए खाली इनके बारे में। छठा देखते हैं, बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। तो ये अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक दिन हमने और भी कराया था, हम लोग डिस्कस किए थे कि योगी आदित्यनाथ जी 15 तारीख को सोनभद्र में एक कार्यक्रम में जाएंगे बिरसा मुंडा की जयंती की उसमें जो उपलक्ष्य में। तो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 150वीं है। आप मान के चलिए किसी न किसी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में एक आध क्वेश्चन छोटा या बड़ा जिस स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा जरूर पूछ सकता है। तो देखते हैं कि आदित्यनाथ जी क्या करेंगे। तो इसमें 584 करोड़ रुपए की योजनाएं आज वो सोनभद्र में अनाउंस करेंगे
और 432 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे या लोकार्पण करेंगे। देख लेते हैं बिरसा मुंडा जी, ये 15 नवंबर 1975 को इनका जन्म हुआ था। तो ये वेरी ऑब्वियस बात है कि 15 नवंबर को ही होगा, तभी आज इनका जयंती मनाई जाएगी। और 9 जून 1900 को ये शहीद हो गए थे। अब आप शहीद पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अभी हम देखते हैं आगे। इनका जन्म तो देखते हैं। ये जो मैं डेटा लिया हूं आज जो झारखंड सरकार का, ये डेटा तो उत्तर प्रदेश सरकार के एडवर्टीजमेंट से है, और ये जो झारखंड सरकार का एडवर्टीजमेंट है वहां से डेटा लिया गया है। ये तो झारखंड के खूंटी स्थित उलीहातू, क्या है, उलीहातू की पहाड़ियों में माना जाता है इनका जन्म हुआ था। बहुत क्लियर समझिए, झारखंड के खूंटी स्थित उलीहातू पहाड़ियों में इनका जन्म हुआ था। इनका उद्देश्य क्या था कि आदिवासियों को उनकी भूमि और अधिकार को दिलवाना, जो अंग्रेज नहीं देना चाह रहे थे या उन्होंने शोषण किया था उनका। इसमें 2 कीवर्ड है, इसको हम जान लेते हैं। आप प्रचार में देखेंगे लिखा है जगह कि उल गुलान का मतलब होता है महान विद्रोही। तो अगर लिखा हो कि उल गुलान बिरसा मुंडा, इसका मतलब महान विद्रोही बिरसा मुंडा। दूसरा एक लिखा है, कई जगह पढ़ेंगे, धरती आबा का मतलब होता है धरती के भगवान, यानी जनजातीय लोग इनको अपना भगवान मानते हैं, धरती का भगवान मानते हैं, धरती आबा कहते हैं। आबा मतलब भगवान। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब बिहार चुनाव में, हाँ, तो बिहार का चुनाव का परिणाम आप भी जानते हैं कि इतना खतरनाक परिणाम आया कि शाह जी को भी नहीं अनुमान था। उन्होंने कहा था इस बार 160 पार, 200 पार हो गया। बहुत ही खतरनाक मतलब जो पलटवार हो गया बिहार में। भाजपा को मिली है 89 सीटें। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो नीतीश जी की पार्टी है उनको मिली 85 सीटें। लोजपा यानी कि ये जो रामविलास जी की पार्टी है उनको मिली 19 सीटें। राजद यानी कि लालू जी ही कहूँ, क्योंकि ये जो तेजस्वी यादव थे अपने फादर के ही नाम पे लड़ रहे, तो लालू जी ही कहा जाएगा। 25 सीटें इनको आई हैं। कांग्रेस को 6 सीटें आई, वाम दल को 3 सीटें आई हैं, अन्य को 6 सीटें, और AIMIM यानी कि जो इनकी पार्टी थी, ओवैसी की पार्टी थी, उनको 5 सीटें आई हैं। बहुत बड़ी जीत ओवैसी की भी है, 5 सीटें बहुत होती हैं उनके लिए, खासकर किसी अन्य राज्य में। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ तो विधानसभा की कितनी सीटें बिहार में? 243 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं, और लोकसभा की यानी कि सांसद जो सांसदी लड़ते हैं उनकी 40 सीटें हैं, और राज्यसभा की 16, और जो विधायकी लड़ते हैं उनकी 243 सीटें। एकदम सीधा सीधा समझ लीजिए। तो अब जो है, तो यहाँ पे सबको लग गया झटका बहुत बड़ा वाला, बहुत ही खतरनाक तरीके से बीजेपी ने जीत लिया। पैसे का प्रभाव देख लीजिए, टैलेंट लेकर के लोग चिल्लाते रहे बिहार में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर कितना मेहनत किया 2-3 सालों से, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों से कहता रहा कि इस पे वोट मत दीजिए, कोई नहीं सुनता है। 10,000 रुपए अकाउंट में पहुंचे, सारा कहानी खत्म। महिलाओं ने खूब वोट दिया वहां पे। इसी के चलते देखा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत ही बड़ी बहुमत वहां पे हासिल कर ली है। इवन जेडीयू भी बहुत ही बड़ी बहुमत हासिल की। रही बात आरजेडी, तो ये सिमट गए। तो ये रहा आज का खबर। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।